हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस टॉपिक में पढ़ाते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल पार्ट 3। पार्ट 2 में 20 नंबर तक सवाल हुए थे। अब इस पार्ट 3 में हम 21 के आगे बढ़ते हैं। जैसा पहला सवाल दिया है 21 नंबर कि मुक्त रूप से गिरते पिंड द्वारा, मुक्त रूप से पिंड क्या कर रहा है, गिर रहा है नीचे की ओर। ऊपर से नीचे पिंड क्या हो रहा है, गिर रहा है मुक्त रूप से। मुक्त रूप का मतलब क्या हुआ, मुक्त रूप का मतलब हुआ वस्तु पहले स्थिर है, यानी प्रारंभिक वेग उसका क्या है, 0 है। फ्री अवस्था में मान लो कुछ ऊंचाई से वस्तु गिर रही है यहाँ, तो यहाँ फ्री अवस्था में, यानी उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। अब यहाँ से पिंड छोड़ा जाता है, तो कह रहा है इसका प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो इसमें हम टीवें सेकंड में चली दूरी का फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है, S बराबर U प्लस A/2। तो यहाँ पिंड क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा, तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा G/2 और 2T माइनस का 1, ये सूत्र लगेगा। अब पहले सेकंड में निकाल लेते हैं दूरी। तो S1 ले लेते हैं, प्रारंभिक वेग क्या है, 0 प्लस G/2, पहले सेकंड में 2, T की जगह क्या हो जाएगा 1, पहला सेकंड है ना, ये 2 में 1 गया, 1 ही बचेगा, तो ये S1 क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा G/2 केवल, ये आ गया। फिर अब द्वितीय में हम निकालेंगे। द्वितीय सेकंड में दूरी S2 बराबर, तो U प्लस G/2 और 2T माइनस का 1, फार्मूला वही होगा। तो S2 बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस G/2 2T, T की जगह 2 माइनस का 1, 2 दूना 4 में 1 गया 3, तो S2 बराबर आ जाएगा ये 3/2 और इंटू G, ये आ जाएगा। इसी प्रकार हम तृतीय सेकंड में दूरी निकालते हैं। S3 बराबर, यही सूत्र लगेगा, 0 प्लस G/2 2T की जगह 3 हो जाएगा, 3 माइनस का 1, 2 3 6 में 1 गया 5, तो ये S3 कितना आ जाएगा, 5/2 इंटू G आ जाएगा ये। अब कह रहा है इनकी दूरियों का अनुपात, तो इसका अनुपात निकाल लेंगे। S1 अनुपात S2 अनुपात S3 बराबर क्या है, ये देखो G/2 है, पहले सेकंड में G/2 अनुपात 3G/2 अनुपात 5G/2, ये 5G/2, ये 3G/2, ये देखो G/2 सभी में तो कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/3/5, यही आंसर हो जाएगा। है कोई 1/, ये 1/3 ये दिया है, अर्थात 1/3/5, बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। इस प्रकार से सवाल लगाएंगे। अब इस सवाल में कह रहा है कि एक पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 100 मीटर पर सेकंड वेग से फेंका जाता है। कोई पिंड है पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो यहाँ पर इसका वेग कितने वेग से फेंका जाता है, U, प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो यह कितने समय में वापस लौट आएगा, यहाँ से पिंड को फेंका गया तो कितने समय में वापस लौट आएगा, समय पूछा है T। अब इसमें ये हमको समझना है कि 100 मीटर पर सेकंड
के वेग से पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया, तो ये कहाँ जाएगा? अपनी अधिकतम ऊंचाई जाएगा। और अधिकतम ऊंचाई में अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब अंतिम वेग 0 हो जाएगा तभी ये पिंड नीचे आना प्रारंभ करेगा। तो जाने में जो समय लगेगा वही आने में लगेगा, तो हम जाने में समय निकाल लेते हैं। तो गति का फार्मूला लगा देते हैं, टी। तो पहला समीकरण तो v बराबर क्या होगा? u माइनस जी इंटू टी। क्योंकि पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी गुरुत्वीय त्वरण कम हो रहा है, तो सूत्र में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अगर पिंड की गति नीचे से ऊपर हो रही है तो गति के तीनों समीकरण में क्या होगा? माइनस के सूत्र होंगे और गुरुत्वीय एक ही जगह जी हो जाएगा। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है, फेंका जा रहा है, तो वहाँ प्लस का सूत्र लगेगा। तो v क्या हो गया? 0। u कितना है? चलो u माइनस जी टी, ये इधर आएगा तो u बराबर क्या आ जाएगा? g इंटू टी। ये t पूछा है तो t बराबर क्या आ जाएगा? u बटे जी। u का मान कितना है? 100 ये। और g का मान हम कितना ले लेते हैं? 10। तो 0 से 0, तो समय कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड। तो पिंड को जब फेंका गया है नीचे से ऊपर की ओर, तो कितने ऊंचाई तक गया है? यह ऊंचाई तक गया है, तो कितना समय लगा है? 10 सेकेंड। और 10 जाने में लगेगा तो 10 आने में लगेगा, तो कुल समय कहते हैं लौट आएगा, यानी कुल समय पूछा है, कुल समय। तो जितना जाने में लगेगा 10, उतना आने में भी लगेगा, तो कितना आ जाएगा? 20 सेकेंड आ जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे लगाएंगे सवाल को। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। कह रहा कि एक घूम रही पिंड के द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। जो दूरी है मान लेते हैं s, वो समय के t के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो कह रहा पिंड का त्वरण ज्ञात करो, तो दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होती है, तो यश बराबर एक नियतांक के जोड़ देंगे, टी स्क्वायर आ जाएगा। इसको टी के सापेक्ष अवकलन करा देते हैं, तो डी एस अपान डी टी, ये क्या बन जाता है? वेग बन जाता है। तो के नियतांक है, टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा भैया? 2 इंटू टी हो जाएगा। कह रहा त्वरण ज्ञात करो, तो वेग का पुनः हम अवकलन करा देते हैं, डी टू एस बटे डी टी टू। तो ये क्या बन जाता है? त्वरण बन जाता है ए। के और 2 नियतांक के रूप में वही रहेंगे, और t का अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। तो ये आ जाएगा त्वरण आपका कितना आ जाएगा? 2k। के क्या है? एक नियत है। के क्या है? नियत है, नियतांक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। ये ऑप्शन होगा नियत। इसका त्वरण क्या होगा? नियत होगा। ऐसे लगाएंगे सवाल। अगला देखते हैं, इस सवाल में कह रहा है कि एक गतिमान कण का समय विस्थापन ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। समय विस्थापन ये x है, मतलब ये विस्थापन है, और इधर t का मतलब क्या है? समय। तो ये ग्राफ दे रखा है पहले से ही, समय विस्थापन ग्राफ। कह रहा कण का तात्क्षणिक वेग किस बिंदु पर ऋणात्मक होगा? वेग कह रहा है इस ग्राफ में वेग ऋणात्मक किस बिंदु पर होगा? सी पर होगा, डी पर होगा, ई पर होगा, एफ पर होगा, ये कह रहा है। तो देखो विस्थापन समय ग्राफ से हम वेग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? चूंकि वेग बराबर फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन और समय के ग्राफ से क्या निकलेगा? वेग निकलेगा, और वेग ही कह रहा है। वेग होता क्या है? मान लो कोई ग्राफ दिया है, इस तरीके से मान लेते हैं, तो ये जो ढाल होता है, ढाल कोण, इसी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। समय और विस्थापन ग्राफ में जो ढाल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और ढाल बराबर क्या होगा? y, मतलब ये इसके समांतर होगा, y और बटे इधर x। ये ढाल, इसी को प्रवणता कहते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा? वेग, यानी ढाल वेग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ है डी से ई की तरफ कम हो रहा है, अर्थात इसका जो वेग है क्या हो रहा है? घट रहा है। ग्राफ नीचे आ रहा है, तो
वेग ऋणात्मक कब है? जब घट रहा है तो वेग क्या होगा? ऋणात्मक होगा, सिंपल है। तो ई बिंदु पर इसका वेग क्या होगा? सॉरी, वेग ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहाँ ग्राफ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पर ऋणात्मक होगा ई बिंदु पर। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल 25 नंबर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखते हैं कैसे। ये सवाल कह रहा है कि दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 250 किलोमीटर है। दिल्ली से चंडीगढ़, ये है आपका चंडीगढ़ सी, और ये है आपका दिल्ली डी। ये दिल्ली हो गया और ये आपका चंडीगढ़ हो गया, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। चलो इतना बात कह रहा है, इतना कह दिया। अब आगे देखो क्या कह रहा है। अब कह रहा है एक व्यक्ति चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए, चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए, ऐसे चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करता है। इसकी चाल यहाँ कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चंडीगढ़ से कहाँ आ रहा है? दिल्ली की तरफ। एक व्यक्ति है। फिर कह रहा ठीक उसी समय पर एक व्यक्ति दिल्ली से चंडीगढ़, एक व्यक्ति इधर से यानी दिल्ली से कहाँ जा रहा है? चंडीगढ़ की तरफ, और इसकी चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही समय पर। तो कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से कितने घंटे के बाद मिलेंगे? दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। एक व्यक्ति चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। उसी समय दूसरा व्यक्ति है, वो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दोनों एक ही समय में चलते हैं, एक दूसरे की ओर, अपोजिट दिशा है। तो कह रहा है कि ये एक दूसरे से कितने घंटे के बाद मिलेंगे? समय दे रखा है, समय पूछा गया है। तो समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है? 250, और चाल हम निकाल लेते हैं। तो देखो जब ये चाल एक दूसरे की क्या है? अपोजिट दिशा में आ रहे हैं, तो हम इसका सापेक्ष वेग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग कैसे निकाला जाता है? जब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो इनके वेगों को क्या कर देते हैं? हम ऐड कर देते हैं। 45 प्लस 80 हो जाएगा, बराबर 125 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल यानी वेग आ जाएगा। और दूरी पता है, समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी? 250, चाल कितनी से? 125, ये, और 125 दूना क्या हो जाएगा? 250। तो 2 घंटे, कितना? 2 घंटे बाद ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगाते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष वेग निकालते हैं। अगर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो वेगों को जोड़ देते हैं। अगर एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं तो वेगों को क्या कर देते हैं? हम घटा देते हैं। ये होता है सापेक्ष वेग। तो दूरी हमको पता थी 250 किलोमीटर, सापेक्ष वेग निकाल लिया, और चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल से समय आ गया। 2 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। सिंपल सवाल। अगला सवाल देखते हैं, 26 नंबर सवाल। कुछ 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ये मान लेते हैं रेलगाड़ी ए, और एक दूसरी रेलगाड़ी क्या है? बी। ये, और पहली रेलगाड़ी की लंबाई देखो 121 मीटर है, और दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई 99 मीटर है। और एक गाड़ी की जो चाल है देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कह रहा है एक दूसरे की ओर आ रही हैं। देखो एक दूसरे को
पार करने में कितना समय लेंगी। दो रेलगाड़ी ए व बी हैं, ए की लंबाई 121 मीटर, बी की लंबाई 99 मीटर, इसकी चाल 40 है और इसकी चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे की ओर आ रही, तो ये पार करेंगी एक दूसरे को। तो कह रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो समय पूछ रहा, तो समय बराबर फार्मूला तो वही लगेगा अपना, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। हम दूरी निकाल लें, चाल सूत्र में रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले हम दूरी निकालते हैं इसकी। दूरी कैसे निकालेंगे। ये जो बी वाली ट्रेन है, दूसरी जो ट्रेन है बी, ए वाले को जब पार करेगी तो इसकी लंबाई को ही तो पार करेगी, और ए जो ट्रेन है बी को जब पार करेगी तो बी की लंबाई को ही तो पार करेगी। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, 121 मीटर और प्लस 99 मीटर, ये अर्थात कितनी हो जाएगी 220 मीटर, ये आ जाएगी दूरी। तो दूरी तो पता चल गई। अब चाल एक दूसरे की ओर आ रही, तो इसका हम सापेक्ष वेग निकाल लेते हैं। बस सापेक्ष वेग कैसे निकाला जाता है, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही होती हैं तो उनकी चालों को ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल यानी वेग आ गई, चाल मतलब। अब यहाँ देखो मीटर में है, इसको भी हम चेंज करेंगे, तो 72 है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 गुणा करा देंगे, 18 चौको 72 और 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ रख देते हैं, तो दूरी कितनी हो जाएगी 220 और चाल कितनी 20, 0 से 0 2 से काटेंगे 11, तो समय कितना आ जाएगा भैया 11 सेकंड। 11 सेकंड बाद वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। डी ऑप्शन सही है आपका। ऐसे लगाएंगे सवाल को। देखते हैं अगला सवाल, 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का प्रथम सेकंड के अंत में प्राप्त वेगों का अनुपात 3 है, मतलब प्रथम थोड़ा मिस्टेक हुआ है, और द्वितीय और तृतीय सेकंड के अंत में प्राप्त वेगों का अनुपात कह रहा है ये सवाल। वेगों का अनुपात। तो देखो मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड, मुक्त रूप से गिर रहा है पिंड फ्री अवस्था में, मुक्त रूप से, अर्थात प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 होगा। तो प्रथम सेकंड में वेग निकाल लेते हैं, प्रथम सेकंड में, फिर द्वितीय सेकंड में, फिर तृतीय सेकंड में वेग। चलो निकालते हैं। तो फार्मूला कौन लगाएंगे, v बराबर u प्लस gt। तो प्रथम सेकंड में वेग v1, प्रारंभिक वेग क्या है 0, g और t की जगह 1, तो क्या आ जाएगा g आ जाएगा। अब द्वितीय सेकंड में वेग निकाल लेते हैं v2, तो u क्या हो जाएगा आपका 0, g की जगह g और t की जगह 2 सेकंड में, अर्थात क्या आ गया 2g आ गया। इसी प्रकार तृतीय सेकंड में वेग क्या आ जाएगा 0 प्लस g इंटू 3 यानी 3g आ जाएगा। कह रहा है इसका अनुपात v1 अनुपात v2 अनुपात v3 बराबर क्या आ गया g अनुपात 2g अनुपात 3g, अर्थात 1 अनुपात 2 अनुपात ये आ जाएगा ए। ये ऑप्शन सही है, सिंपल सवाल है बिल्कुल। अट्ठाईस नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है, बहुत अच्छा सवाल, एक गेंद को भाई ऊपर की ओर फेंका गया, तब वह 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। कितनी ऊंचाई तक गई 19.6 मीटर, अधिकतम से अधिकतम। तो यहाँ पर इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0।
तो कह रहा है उसका प्रारंभिक वेग u पूछा है, कितने वेग से फेंका गया ये कह रहा है। एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 19.6 मीटर ऊंचाई तक जाती है। कितनी ऊंचाई तक जाती है? 19.6 मीटर की। तो उसका प्रारंभिक वेग u पूछ रहा है। तो हमने जब ये पिंड को फेंका गया ऊपर की तरफ, तो ये पिंड जाएगा अधिकतम ऊंचाई कहाँ तक? 19.6। फिर इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर ये नीचे आना प्रारंभ करेगा, ये तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। u पूछ रहा है तो सिंपल फार्मूला लगा देते हैं, v² बराबर u² - 2gh। नीचे से ऊपर जा रहा तो माइनस, अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। u पूछा गया है -2gh। इस इधर ले आएंगे तो u² बराबर क्या आ गया? 2gh। तो u बराबर क्या आ गया? √2gh। मान रख देते हैं, 2g का मान 9.8 और ऊंचाई है 19.6 ये। तो u बराबर 2 का गुणा कराएंगे तो 19.6 और ये 19.6, तो बाहर कितना आ जाएगा? 19.6 मीटर। ये क्या आ जाएगा? आंसर। वेग है मीटर पर सेकंड, ये 19.6 मीटर पर सेकंड। सिंपल सवाल। अगला सवाल 29 नंबर। कह रहा यदि किसी पिंड को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिराया जाता है, किसी मकान की छत से गिराया जाता है, ये यहाँ से पिंड को गिराया गया मुक्त रूप से, यानी इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। गिराया गया तो जमीन पर पहुंचने में समय 4 सेकंड का लगता है, t बराबर 4 सेकंड। तो भवन की कह रहा ऊंचाई इसकी कितनी है? h ऊंचाई पूछा है तो फार्मूला लगा दें, h बराबर ut + 1/2 gt²। नीचे की ओर गति हो रही है, पिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है, यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो प्लस सूत्र आ जाएगा। तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा इसका? 0। t की जगह 4 + 1/2, g की वैल्यू 9.8 और t² 4, तो 4 × 4 ये। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, 2 चौके 8, तो 9.8 और गुणा 8 गुणा करा दो, तो h बराबर 8 8 8 8 64, 4 6 8 9 72, 72 6 78, एक अंक के बाद दशमलव, इतने मीटर आ जाएगा। ऊंचाई कितनी आ जाएगी भवन की? 78.4 मीटर। डी ऑप्शन सही है।